सभासदों, माननीय सभापति जी, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 5 पंकज चौधरी जी। मैं आज की कार्यसूची में मत संख्या 5 पर मेरे संबंधित कागजात आप से सदन के पटल पर रखा हूँ। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपना आइटम नंबर 6 श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name. So everything will be done after पेपर लेके बाद हो जाएगा। आइटम नंबर 7 श्री रामेश्वर तेली जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 7 पर मैं आपको अवसर देता हूँ। मैं आपको पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर दूंगा। आप अपने स्थान पर चले जाइए। यू एवरीबडी गो। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। पेपर लेके बाद श्री BL वर्मा जी, श्री मेघवाल जी, अर्जुन राम मेघवाल जी। सभापति जी, मैं आज की कार्यसूची में BL वर्मा जी के नाम से आगे अंकित दस्तावेज है आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। थैंक यू। डॉक्टर भागवत कराड़ जी, आइटम नंबर 11। श्री मेघवाल जी, अर्जुन राम। आप लोग थैंक यू सभापति जी। मैं आपका ही आप बैठ जाइए, मैं आपको दूंगा। आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 10। अरे आप अपना स्थान पर बैठ जाइए। दस्तावेज मैंने बोला ना, अभी सकता हूँ। श्री PP चौधरी जी, इसके बाद होगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर। Sir, with your kind permission, I wish to present the 24th report, Hindi and National Affairs, 17th Lok Sabha on the subject India's policy planning and role of think tanks with special reference to ICWA and RIS as listed against my name at serial number 12. श्रीमती डॉक्टर चटर्जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। I beg to present the 31st report, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food and Public Distribution as listed against my name in today's list of business. Thank you. राजू। Chairman sir, with your kind permission, I beg to lay on table 133rd report in both Hindi and English versions of the Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice on the subject Judicial Process and their reform. Thank you, sir. मेघवाल जी, Item 14. 14A। Honorable Chairperson, sir, with your permission, on behalf of Shri Prehlad Joshi ji, I present the 44th report of the Business Advisory Committee. Thank you. श्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी। थैंक यू चेयरपर्सन सर। मैं भागवत कराड़ जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज जो आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 11 पर अंकित है आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। थैंक यू। जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। सर आप अपना स्थान लीजिए। सर, रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस कितना है? मैं रूल 353 पे एक मुद्दा रखना चाहता हूं सर। हमारे नेता राहुल गांधी जी, आप जानते हैं कि इतने दिनों के बाद उनको दोबारा सदन में वापसी लाने की इजाजत मिले आपकी तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में
उनको राहत मिल चुके थे, इसलिए वो आज सदन में बात रखिए, बात रखिए। हाँ सर, सदन में आते ही आज की तारीख में उनके खिलाफ एक ठीक है, ओछी ठीक है, हम उन पर और घटिया तरीके से हम उन पर विचार करेंगे और रोलिंग में देंगे सर मैं पढ़ के सुनाता हूँ, सर पढ़ के सुनाता हूँ रूल सर हम आपको रूलिंग देंगे। नो एलिगेशन डिफेमेटरी और वैकल्पिक डाटा संरक्षण विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Digital Personal Data Protection Bill 2023 be taken into consideration. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारत के 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 सदन के समक्ष प्रस्तुत है। अध्यक्ष जी, आज सारे विश्व में भारत के डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की चर्चा है, इसकी प्रशंसा है और दुनिया के कई देश इस प्रोग्राम को अपने अपने देश में लागू करना चाहते हैं। चाहे पेमेंट सिस्टम हो, आधार हो, डिजी लॉकर हो, इन सब व्यवस्थाओं को जिससे कि एक साधारण नागरिक को भी, एक साधारण से साधारण मानवी को भी अच्छी सुचारू तरीके से डिजिटल सर्विसेज मिले, इसकी व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज करीब करीब 90 करोड़ भारतवासी इंटरनेट से जुड़ चुके हैं। 4G, 5G और भारत नेट के जरिए से डिजिटल हाईवे या हाईवे से छोटे से छोटा गांव भी जुड़ रहा है। ऐसे में इस डिजिटल दुनिया में नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा एवं प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए ये बिल लाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों में अनेक फोरम में, स्टैंडिंग कमेटी में, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, इन सब में इस विषय पर कई घंटे चर्चा हुई है। इन चर्चाओं के बाद सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज ये बिल आपके साथ आपके जरिए से सदन के सामने पेश किया गया है। अध्यक्ष जी, इस बिल में 140 करोड़ देशवासियों के डिजिटल पर्सनल डेटा की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा रहता अगर विपक्ष इस पे अच्छी चर्चा करता, लेकिन विपक्ष के किसी भी सदस्य को, किसी भी नेता को नागरिकों के अधिकार के बारे में कोई चिंता नहीं है, इसलिए ये केवल नारे लगाने में लगे हैं। इनको चर्चा में कोई रुचि नहीं है, इनको किसी विषय में कोई सारांश लाने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, इस बिल को लाने से पहले बहुत एक्सटेंसिव पब्लिक कंसल्टेशन हुआ है। कानून के ड्राफ्ट को करीब 48 ऑर्गेनाइजेशन और 39 मंत्रालयों ने डिटेल डिस्कशन किया है। करीब 24,000 कंसल्टेशंस आए। मैं इस बिल के मेन एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, इस बिल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिल की लैंग्वेज एकदम सिंपल रखी गई है, जिससे कि एक सामान्य मानवी भी इस बिल को समझ सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इस बिल में ही की जगह शी का व्यवहार किया गया है, हिज की जगह हर का व्यवहार किया गया है। अध्यक्ष जी, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के बहुत सारे एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स हैं, उन सारे प्रिंसिपल्स को इस बिल में अच्छी तरह से समागम किया गया है। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, यानी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का डेटा अगर कोई संस्था, अगर कोई प्लेटफॉर्म, अगर कोई ऐप से लिया जाता है तो वो कानून के आधार पर ही लिया जाए। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ पर्पस लिमिटेशन, यानी जिस उद्देश्य के लिए लिया जाए उसी उद्देश्य के लिए उसका व्यवहार हो। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ डेटा मिनिमाइजेशन, अगर किसी पर्पस के लिए, किसी उद्देश्य के लिए डेटा जितना चाहिए उतना ही डेटा लिया जाए, उससे ज्यादा डेटा क्यों लिया जाए। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, अगर किसी व्यक्ति का कोई पर्सनल डेटा चेंज होता है तो प्लेटफॉर्म्स भी उसको रिफ्लेक्ट करे, चेंज को एक्यूरेट लाए, ये जिम्मेदारी और ये एंटिटीज का नागरिकों को ये अधिकार दिया जाए। पांचवा प्रिंसिपल है अध्यक्ष जी स्टोरेज लिमिटेशन का, जितने समय के लिए डेटा को रखना चाहिए उस समय से बाहर न रखा जाए, इसके लिए स्टोरेज लिमिटेशन का प्रिंसिपल इसमें रखा गया है। फिर रीजनेबल सेफगार्ड्स का प्रिंसिपल, कोई भी डेटा बहुत ही वैल्यूएबल डेटा है,
उस डेटा को किस तरह से सेफगार्ड करा जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसका ऑब्लिगेशन संस्थाओं पे रखा गया है। सातवां है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जो भी आपसे डेटा ले, किसी नागरिक से डेटा ले, वो जवाबदेह हो, वो अकाउंटेबल हो, ये व्यवस्था इस बिल में की गई। अध्यक्ष जी, भारत विविधताओं का देश है, बहुत सुंदर सुंदर भाषाएं देश में बोली जाती है। इसीलिए इस बिल में प्रावधान किया माननीय अध्यक्ष जी कि संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, पूरी की पूरी 22 भाषाओं में नोटिस दिया जाएगा। उड़िया में भी, भोजपुरी में भी, मैथिली में भी, गुजराती में भी, तमिल में भी, मलयालम में भी, हर एक भाषा में 22 भाषाओं में नोटिस होगा, 22 भाषाओं में कंसेंट होगा। अध्यक्ष जी, बहुत इम्पोर्टेंट माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन रहा इस बिल में कि जो बड़े शहरों में रहते हैं उनको बहुत सारी सुविधाएं होती है, लेकिन इस बिल में ऐसी व्यवस्था करनी है जिससे कि एक दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति भी वही सुविधाएं पाए जो कि बड़े शहर में रहने वाले लोगों को होती है। इसीलिए उस बिल का पूरा इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल बाय डिजाइन रखा गया है कि एक साधारण गांव में रहने वाला व्यक्ति भी एकदम आसानी से न्याय पा सके और सारी सुविधाएं उसे भी मिले। अध्यक्ष जी, कुछ लीगल इनोवेशन किए गए, वॉलंटरी इनोवेशन, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट, वॉलंटरी अंडरटेकिंग और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किए गए। अगर किसी संस्था से कोई भूल हो जाए तो भूल होने में कोर्ट के चक्कर लगे, इसके बजाय संस्था डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास आए कि ये गलती हो गई, ये सुधार किया और ये पेनल्टी, और आगे बढ़े। ये बहुत एक अच्छी फंडामेंटल व्यवस्था की गई है माननीय अध्यक्ष जी इस बिल में। अध्यक्ष जी, जब इंट्रोडक्शन हो रहा था बिल का तो कई मान्यवर विपक्ष के सदस्यों ने कुछ विषय उठाए थे, उसके बारे में मैं क्लैरिटी देना चाहूंगा। सबसे पहला विषय उठाया था कि सरकार को बहुत सारी छूट दी गई है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, अर्थक्वेक है, साइक्लोन है, क्या उस वक्त डेटा फॉर्म, कंसेंट नोटिस, उसका ध्यान रखना चाहिए या फिर सबसे पहले नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए? या पुलिस अगर किसी जगह में किसी क्रिमिनल को, ऑफेंडर को पकड़ने जा रही है तो क्या उस वक्त लेखा लेखी फॉर्म होगा या फिर कार्रवाई होगी? माननीय अध्यक्ष जी, जो यूरोप का GDPR है उसमें 16 एग्जेम्पशंस दिए गए और अपने इस बिल में मात्र 4 एग्जेम्पशन। तो किसी भी तरीके से अपना बिल विश्व के सारे मानकों में बहुत अच्छा खरा उतरता है। एक आरोप लगाया कि RTI को डाइल्यूट कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब पुट्टा स्वामी जजमेंट आया, ये है माननीय अध्यक्ष जी पुट्टा स्वामी का जजमेंट, बहुत भारी भरकम जजमेंट है। इस जजमेंट में जो 3 प्रिंसिपल दिए गए हैं, उन तीनों प्रिंसिपल्स को इस बिल में इंक्लूड किया गया है। पुट्टा स्वामी जजमेंट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बिल एकदम खरा उतरता है और जो RTI और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के इस बिल पर जो इसके बीच में जो हार्मोनाइजेशन करना था वो हार्मोनाइजेशन किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, आज भारत में IT इंडस्ट्री में करीब 55 लाख लोग काम करते हैं, उसमें से 18 लाख हमारी बहनें काम करती है। देश में युवा, नौजवान एक नई प्रगति की तरफ चाहते हैं। ये नकारात्मक राजनीति की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह की नकारात्मक राजनीति लोगों को स्वीकार्य नहीं है। ऐसे में आज नागरिकों के 140 करोड़ देशवासियों के अधिकार के लिए जो ये बिल लाया गया है, इसमें जो रोड़े अटकाने वाले लोग हैं, हो सकता है अगली बार उनको ये मौका भी जनता न दे। तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करता हूँ इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए। धन्यवाद। सभी सदस्यों को निवेदन करता हूँ कि महत्वपूर्ण बिल है, डेटा प्रोटेक्शन बिल है और इस बिल में आप अपने अपने स्थान पर जाकर चर्चा में शामिल हो। श्री PP चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण बिल पे बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल के पक्ष में खड़ा हुआ हूं और ये बिल जो है
आज आप देखिए पूरे विश्व में, पूरे देश में जिस हिसाब से सोशल मीडिया का यूज है और जिस हिसाब से अर्थव्यवस्था पे, इकोनॉमी पे, सोशल इंटरेक्शन और जिस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड की जाती है डेटा से एक दूसरे के, उस हिसाब से आज इस डेटा का जो है बहुत ही जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा, जहां तक इसकी एप्लीकेबिलिटी है, इसका उपयोग है, ये बिल वहां अप्लाई होगा जहां पर डेटा प्रोसेसिंग हो, जहां पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग हो। अगर इंडिया में है तो चाहे वो कलेक्टेड ऑनलाइन हो और चाहे कलेक्टेड ऑफलाइन हो, लेकिन बाद में अगर उसका ऑनलाइन डिजिटाइज हो जाता है तो ये अप्लाई होगा। और जहां तक आउटसाइड इंडिया की बात है, अगर ये किसी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर अगर इंडिया में की जाती है तो भी अप्लाई होगा। अगर प्रोसेसिंग की हम देखें तो बहुत ही विस्तार में इसकी परिभाषित जो है वो एक्ट में दिया हुआ है। और पर्सनल डेटा जो है, अगर हम पर्सनल डेटा की बात करें कि जिस हिसाब से पर्सनल डेटा को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, उसमें यह साफ लिखा है इवन उसके फोन नंबर और नाम अगर उससे आइडेंटिफाई होता है व्यक्ति, वो पर्सनल डेटा माना जाएगा। और उसका प्रोसेसिंग जो है, अगर उसका ऑपरेशन जो ऑटोमेटेड ऑपरेशन जो है वो उसको प्रोसेसिंग में माना जाएगा। और अगर किसी तरह से उसका कलेक्शन किया जाता है, किसी तरह से उसका स्टोरेज किया जाता है, उसका यूज होता है और उसकी शेयरिंग होती है, ये सारा का सारा जो है वो प्रोसेसिंग में आता है। तो इसके लिए भी ये एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि पुट्टुस्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्राइवेसी जो है एक फंडामेंटल राइट है। मुझे इस बात का दुख होता है कि विपक्ष जो है, जब इतना महत्वपूर्ण बिल है, जहां हमारे 140 देशवासियों के, जहां 114 करोड़ लोग जो है हमारे जो इस तरह का जो सोशल मीडिया से इंटरेक्ट लोग हैं, उनके जहां प्राइवेसी का हक है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी, वहां पर विपक्ष जो है ये शोरगुल कर करके, डिस्टर्बेंस करके, ये जो आम जनता के हकों के विरोध में ये काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जहां तक कंसेंट की बात है, क्योंकि इसमें जो है कंसेंट जो है इसका फाउंडेशन जो बेसिस है वो कंसेंट जो है बहुत जरूरी है। और कंसेंट के उसके प्रोसेस के लिए और कंसेंट के लिए कंसेंट देने के बाद में भी ऐसे डेटा प्रोसेस नहीं होगा, वो लॉफुल पर्पज के लिए हो सकता। ऐसे नहीं किसी ने कंसेंट दे दी है और बिना लॉफुल पर्पज के लिए डेटा प्रोसेस हो जाए, अगर इसीलिए अनलॉफुल पर्पज के लिए नहीं हो सकता, उसके लिए नोटिस, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया, जो भारत के संविधान में 8वां शेड्यूल है उसके तहत में नोटिस जो है उसके लिए देना पड़ेगा और डिटेल जो है उसका बताना पड़ेगा किस लिए आप डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं और पर्पज जो है वो प्रोसेसिंग का क्या है। और कंसेंट अगर आपने दे दी, ऐसा नहीं है कि वो कंसेंट जो हमेशा के लिए वन टाइम कंसेंट है उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कंसेंट को विड्रॉ करने का भी प्रावधान उसमें है और ये परमिशेबल है। और किसी टाइम ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई स्टिपुलेटेड टाइम है कि आप उस समय विड्रॉ कर सकते हैं, कंसेंट को किसी समय विड्रॉ कर सकते हैं। और क्योंकि हमारा जो एक्टिविटीज है आज इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, सोशल इंटरेक्शन है, और जिस हिसाब से आज सर्विसेज दी जा रही है, आप देखिए आधार का यूज होके प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है उसमें डेटा प्रोसेस होता है, वो एक सर्विस है। जहां सर्विस प्रोवाइड की जाती है वहां कंसेंट की जरूरत नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी हुई, अगर कोई अनकॉन्शियस है तो उसमें हम चाहते हैं कि उसकी कंसेंट की जरूरत है, तो उसमें उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि जो अगर इसका बेसिक प्रिंसिपल है, जो काम उसके बेनिफिट के लिए है, किसी के बेनिफिट के लिए अगर है, सर्विस दी जा रही है, कोई बेनिफिट एक्सटेंड किया जा रहा है, उसमें कंसेंट की जरूरत नहीं है। और अगर कोई स्पेसिफाइड पर्पज है, वो वॉलंटरी डेटा दिया है, जैसे किसी मेडिकल शॉप को दिया, फार्मास्यूटिकल को, और उसमें वो डेटा प्रोसेस करके नाम और मोबाइल नंबर और उसको मेडिसिन भेज। काइंडली कंक्लूड। हाँ, मैं कंक्लूड करता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इनको तो बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो देश के हित कर रहे हैं सारे लोग ये खड़े होकर। तो अगर आप देखिए चाहे एम्प्लॉयमेंट का जाए है तो सारा का सारा ये डेटा प्रोसेस करके ये कंसेंट का एग्जाम्पशन है। तो इतना फाइन बैलेंस किया है, कंसेंट कहाँ जरूरत होगी
और कंसेंट का एग्जाम्पशन का जरूरत होगा तो देश भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब कुछ और थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद श्री लालू श्री कृष्णा। Thank you, sir. After Aadhaar has been linked to welfare, after Aadhaar has been linked to voter ID, after digitizing death and birth certificates, after India becoming leader in digital transactions, and we come to a conclusion that data is a new oil and majority of the data is produced in India. When we come to all these conclusions, definitely we need this bill, sir. But we have few of the clarifications we need from the minister, sir. There is some sort of ambiguity in few of the clauses, sir. So kindly permit me some 2 or 3 minutes of. Kindly conclude in 2 minutes. 2 minutes. Sir, coming to chapter 1, clause 2. Chapter 1, clause 2, sir. There is no correct definition with regards to harm, storage, defining a disabled person. Unless we define harm, we cannot define the consequences. Unless we can define the consequences, we can't do the compensation. So I request the minister to clarify on that, sir. With regards to the under chapter 1, clause 2, subsection F, sir, a child is defined as an individual who has not completed the age of 18, sir. But we are giving permission for a person who is above 40 to actually work, sir. When we give that, why can't we do this, sir? We are actually allowing person to go and watch a movie with the certificates of UG, PG and everything, sir. So I need a clarification on this, sir. With respect to the chapter 2 and clause 9, which mentioned consent for data fiduciaries for children below 18, they must be verifiable parental consent, sir. So, sir, you know, and everyone in the house knows, sir, 40% of the population in this country doesn't know how to move a file from one folder to other folder, sir. When that is the situation, how do you expect this to be happening, sir? Sir, give me 2 minutes, sir. 2 minutes. I'm making. Can you conclude in 1 minute? 2 minutes, sir. With respect to the right to data portability or forgetting isn't outlined in the bill, sir. Because, say for example, if someone has participated in some political rally 20 years back, his photos have been in the media. If he goes for an interview after 20 years after that protest, his photos are still in the media. So it hampers his growth, sir. So I will require clarity on that, sir. The bill also allows the state to process personal data without individuals' consent for purposes like providing benefits, services, licenses. But this will actually make data to be used by the state government so that they can profile the voters, sir, as per their needs, sir. With regards to, it doesn't also define the methodology complaints of data that has been erased, sir. Doesn't require data fiduciaries to maintain record of data breaches, sir. Doesn't specify a transition period for the bill's enactment, sir. Doesn't talk about data breach through hardware application. Thank you very much. Last 4 minutes, I'm making points, sir. The amendment to the RTA Act prohibits the disclosure of personal information, sir. As a result, cases like that of Srimati Pratibha Patil, former president, and her utilization of resources which were previously revealed through RTA would no longer be possible under the Thank you. Last point, sir. With regards to the appointment of Data Protection Board, sir, this is a good move, sir, but it has been the whole body has been appointed through executive branch, sir. This will actually put again the whole of the onus on the Shrikant Shinde ji. So I request Shrikant Shinde ji. This is very much required for this bill. मैं सबसे पहले तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज एक रिवॉल्यूशनरी कानून जो है इस सदन में पास होने वाला है। और सबसे बड़ी हमारी चिंता जो Kindly conclude in 2 minutes. सर आपने तो स्टार्ट किया सर, Let me talk back कीजिए। जो सबसे बड़ी हमारी चिंता थी वो डेटा की सुरक्षा थी। और आज हमारे देश में कोई भी डेडिकेटेड डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं था। आज इस बिल के माध्यम से जो है सबकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने की गारंटी जो है सरकार के माध्यम से ली जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कंपनीज द्वारा हमारा डेटा जो है इस्तेमाल किया जाता है और उसका हमें रोज जो है स्पैम कॉल्स के माध्यम से जो है हमेशा कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं। तो मुझे लगता है कि इस नए कानून के कारण मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रणाली बनाई जाएगी जिसमें डेटा कलेक्शन से लेकर उसके प्रोसेसिंग तक ये पूरा ख्याल जो है इस कानून के माध्यम से रखा जाएगा। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे पास एक कानून नहीं था। बाकी देशों में, यूरोपियन यूनियन में 2018 में बना, जर्मनी में डेटा प्रोटेक्टर एक्ट है, उसी के साथ में फ्रांस में डिजिटल रिपब्लिक एक्ट है। तो मैं सरकार का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद अदा करता हूँ क्योंकि डेटा को हम आज न्यू ऑयल कहते हैं, क्योंकि हमारे जन्म के रिकॉर्ड से लेकर
डेली एक्टिविटीज डेटा जैसे हमारा स्मार्ट वॉच हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो या डेटा शेयरिंग हो, मुझे लगता है कि वहां पर सब जगह पर 2 मिनट सर डेटा शेयरिंग हो रहा है, चाहे वो बैंक में खाता खुलवाना हो या नया सिम कार्ड खरीदना हो। हमारा देश वक्त के साथ टेक्नोलॉजी और डेटा बेस्ड इकोनॉमी बन रहा है, इसलिए ये विधेयक आज की जरूरत को मुझे लगता है कि पूरा करता है। मैं कुछ 2 सजेशंस जो है यहाँ पर देना चाहूंगा कि सबसे पहला मुद्दा है कि इस बिल में डेटा प्रिंसिपल के लिए राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी या राइट टू बी फॉरगॉटन प्रावधान नहीं है, जिससे कई केसेस में इश्यू आ सकता है। ये प्रावधान 2019 के बिल में था। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इसको हटाने का क्या वजह था, तो आप प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। उसी के साथ में मेरा दूसरा सजेशन है कि एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर को लेकर, जिससे अपने डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है सर। 2019 के बिल में डेटा लोकलाइजेशन का प्रावधान वहां पर था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट डेटा सेंटर्स पर हो सकता है? अब भारत सरकार के पास पावर है जिससे वो कंट्रीज को नोटिफाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लास्ट लाइन सर, लोकलाइजेशन एक अच्छा एवेन्यू था जॉब क्रिएशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मैं मंत्री जी से इस पर थोड़ा क्लैरिटी जानना चाहूंगा कि इस प्रावधान को क्यों हटाया गया। इसके साथ में मेरी पार्टी शिवसेना इस बिल का समर्थन करता है। धन्यवाद। धन्यवाद। श्रीमती शर्मिष्ठा शेट्टी जी। Thank you, sir. This bill is the outcome of several years of consultation between the stakeholders. Data protection legislation is very much needed. Sir, it is believed that once enacted, the bill enables the individual to govern their own personal digital data and will derive enterprises who are data fiduciaries to process the personal data of individual lawfully. However, certain provisions of the DPDP bill can have an adverse impact on the freedom of press. Sir, Section 17(4) allows the government and its instrumentalists to retain personal data for an unlimited period of time. Certain provisions of the bills also shift the balance in favor of non-disclosure of information, including the information sought by the journalist in public interest, thereby reducing accountability. The proposed amendment to Section 8(1) of the RTI Act therefore seeks to exempt all personal information. It does away with the exceptions carved out within the section based on which personal information could have been disclosed. Sir, the proposed blanket exemption is problematic since it doesn't limit the exemption from disclosure to any sensitive personal information. Given that the government is the biggest data repository, the laws will not give wide discretionary power to the executive. The Bill 2023 empowers the government to draft rules and notification on a vast range of issues. The Union government can exempt any government or even private sector entity from the application of provisions of the law by merely issuing a notification potentially resulting to an immense violation of the citizens' privacy. Though the bill talks about the privacy by design and transparency, it fails to implement them in binding manner. The objective should be to protect the privacy of the people and make sure that they have ultimate control over their data. Another big issue is the violation of the spirit of federalism. Whereas the provisions with respect to constitution and operation of Data Protection Board have been significantly expanded in the bill, it disempowers the state governments in controlling its own data. However, can a single Data Protection Board will have the jurisdiction and control over the data belonging to state governments? My suggestion is on the lines of RTI, laid there by the state Data Protection Boards also. I request the government to consider these suggestions. Thank you. थैंक यू वेरी मच। श्री रितेश पांडे जी। रितेश जी 2 मिनट में कंक्लूड कीजिए। मैं खत्म कर रहा हूँ। आपका धन्यवाद, बहन मायावती जी का आभार। और मैं अपनी बात को चंपारण में पैदा हुए जॉर्ज ऑरवेल जी के शब्दों से शुरू करूंगा कि वास्तविकता में शक्ति तब प्राप्त होती है जब शासक वर्ग जीवन की भौतिक अनिवार्यताओं को नियंत्रित करता है, उन्हें जनता को देता है, रोकता है जैसे कि वे एक विशेषाधिकार हो। हुजूर, इस बिल में वो विशेषाधिकार सरकार अपने पास रख रही है और कहीं न कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि इस बिल के जरिए सरकार ने डेटा को लेकर के सारी शक्तियां अपने आप में सीमित कर ली गई है। सरकार पूरे देश का सबसे ज्यादा डेटा का भंडारण करता है और इस वजह से सबसे बड़ा फिड्यूशरी भारत सरकार है। उसको देखते हुए यदि हम देखते हैं तो धारा 37 में डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के हिसाब से और उसके साथ साथ
सरकार की मंशा के अनुरूप कोई भी कंटेंट कभी भी ब्लॉक किया जा सकता है। इसको शक की निगाह से देखने की जरूरत है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एज मे बी प्रिस्क्राइब, हिंदी में इसका अगर अनुवाद किया जाए तो जैसे कि निर्धारित किया जाएगा डेटा बोर्ड द्वारा, अथॉरिटी द्वारा और भारत सरकार द्वारा। मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा। ये जो निर्धारित करने का प्राविधान है, ये 20 पन्ने के बिल में 26 बार आया है। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे कानून बाद में बनाए जाएंगे और उनको पूरी तरह से सरकार बंद दरवाजों के पीछे से करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। 1 सेकंड सर, मैं लास्ट पैराग्राफ अपना पढ़ लूं। आई एम कंक्लूडिंग। उसको बंद दरवाजे के पीछे करेगी सरकार। आप मुझसे इतना कम समय दे रहे हैं, मैं अपना कंक्लूजिंग रिमार्क एक बार यहाँ पे धरना जरूर चाहूंगा। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि अगर हम देखें तो डेटा बोर्ड बनाने की जो अथॉरिटी है वो पुट्टुस्वामी जजमेंट के हिसाब से, जस्टिस पुट्टुस्वामी के हिसाब से इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होना था या फिर उनके प्रतिनिधि होने थे। लेकिन आज जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सरकार चुनेगी, उसके लोग सरदार के अधीनस्थ होंगे। तो जब कभी सरकार के ऊपर, सर मैं कंप्लीट कर रहा हूं सर, जब कभी सरकार जब उसके ऊपर ही कोई सर कंप्लीट करने दीजिए सर मैं बीएसपी के लिए बोल रहा हूं, मेरे 10 मिनट सर 1 सेकंड 1 मिनट में कंप्लीट करने दीजिए सर। जहां बोर्ड का अध्यक्ष और सभी सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होंगे, जिसमें बोर्ड को स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगता है और इसी के साथ ऐसा महसूस होता है बहुत धन्यवाद। सरकार का श्री जयदेव गल्ला जी, सरकार का बूट, जयदेव गल्ला जी। Thank you, sir, for giving me this opportunity to speak on a bill that is recently. जयदेव जी, can you conclude in 2 minutes? Yes, sir. Start now, sir, please. Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on this bill, which has come after a long journey undergone 5 iterations. Sir, one point agreed upon by everybody is that we need legislation on data protection, and therefore this bill is welcome. However, I wish to point out a couple of things. I come to the Data Protection Board, sir. I feel that it's overly tilted towards the central government from clause 18 to clause 26. For example, the government of India will establish the board, decide where its headquarters should be, decide its chairperson and members, loosely tied qualifications to become the chairperson, gives elbow room to government to appoint one at its own wisdom, mention the chairman and members can be reappointed, but not for how long, and also the government will prescribe how the board has no function and follow procedures, including how to conduct meetings. Sir, you are appointing the board for just 2 years and allowing for renewal. My question is this: is it not too short a term? With the scope of reappointment, will it not affect the independent functioning of the board? Additionally, the Supreme Court observed in 2019 that short-term appointments, along with provision for reappointment, increase the influence and control of the executive, sir. Sir, my final point is related to the amendment to Section 8(1)J of the RTI Act. I strongly feel that the proposed amendment makes government functionaries and the executive remain opaque in their functioning, and there's a possibility of corruption which this government wants to curb at every point and at any cost. So my only request to the Honourable Minister is to revisit this amendment with a broader frame of mind. Sir, in conclusion, at a macro level, it is a good bill and it is a good beginning. It's an honest attempt made by the ministry, headed by 2 highly knowledgeable and experienced figures in the field of ICT. So I support this bill with some caveats that I had mentioned. Thank you very much. The Honourable Minister will sincerely address them. Thank you, Shri Imtiaz Jalil ji. Kindly conclude within 2 minutes. Yes, sir. Mr. Speaker, I stand here to strongly oppose the Digital Data Protection Bill. And why I am saying this is because it raises serious questions, and one of them is the excessive centralization of power. When I say this, the union government, it says, can exempt any government or even private sector entity from the application of provisions of the law by merely issuing a notification potentially resulting in immense violation of citizens' privacy, Section 17(2) and 17(3). On the other hand, no such exemption can be given to individuals who are opposed to you, to media that is opposed to you, and to opposition parties that are opposing your programs and policies. Now, another point is, the bill does not bring about the surveillance reform that is urgently needed. Instead, it creates good framework for surveillance of citizens. Mr. Minister,
Your government in Maharashtra had already done surveillance through using the police department, and it was done in Maharashtra by the BJP government. We need to see clarification on this. 1 minute, sir. This bill also raises serious concerns of a widening of censorship. Clause 37(1)(b) of the bill will allow the union government to censor content, which means if somebody is writing good about you, you will not censor. If somebody is writing or showing against you, then that will Thank be you very much. censored. And Thank it you. will be stopped. श्री संजय सेन जी, That it is in the interest of the Sanjay general Sen. public. I strongly oppose this bill, and I hope that government reconsiders bringing this. धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं डाटा प्रोटेक्शन विधेयक 2023 के समर्थन में खड़ा हूं और ये सबसे बड़ा सुधारीकरण, और इस सुधारीकरण में जो ये अवरोध पैदा कर रही है विपक्षी दल, उनको मालूम होना चाहिए कि 2024 में ये 1/4 रह जाएंगे, 1/4 रह जाएंगे, कि उन्होंने लोकतंत्र को सर्वसार किया है। सभापति जी, मैं कहना चाहूंगा कि डिजिटल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल दुनिया में, डिजिटल सर्विस में दुनिया में सबसे बड़ा काम किया है और 90 करोड़ लोग इस डिजिटल दुनिया में अपनी सेवा ले रहे, और 140 करोड़ देशवासी, गांव, टोला, मोहल्ला, हर कोई, चाहे सब्जी बेचने वाला, पकौड़ा बेचने वाला, हर कोई मोबाइल यूज करता है, डाटा लेता है सुरक्षा के माध्यम से। और हम कह सकते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो हर व्यक्ति की चिंता करने वाला मोदी है, और हर व्यक्ति के प्रति चिंतन का परिणाम यह विधेयक है। जैसे जैसे समस्या बढ़ी, मोदी जी का समाधान शुरू हुआ। देश में कोई भी समस्या आती है, मोदी जी उसका समाधान ढूंढ के लाते हैं। डाटा संरक्षण विधेयक उसी समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। अध्यक्ष जी, अब देखिए, हम कोई शॉपिंग में मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, हम डाटा हमसे ले लेता है, लेकिन अब इस विधेयक के माध्यम से जब कानून बन जाएगा, तब किस उद्देश्य से डाटा ले रहे हैं, कब तक इस डाटा को उपयोग करेंगे, इसको बताना होगा। और सबसे बड़ी बात हम ये कह सकते हैं, कब तक इस डाटा को अपने पास रखेगी, डाटा को कब समाप्त करेगी, ये बताना होगा। डिजिटल होते भारत का आजादी के अमृत महोत्सव में इस सरकार के द्वारा यह अमृत देशवासियों को दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार और माननीय मंत्री जी ने इस क्षेत्र में आम जनता की चिंता करते हुए उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात भाषा की होती है सभापति महोदय। हम झारखंड के लोग तमिलनाडु में काम करते हैं, अगर वह डाटा देते हैं, आप उनको उसी भाषा में जवाब देना, उसी भाषा में समझाना होगा, और इसी के लिए हम कह सकते हैं उसी डाटा लेने उद्देश्य से समझाना होगा। डाटा इधर उधर करने से कानूनन जुर्म ही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने मंत्री जी को। और एक बात, हम सब जब किसी शॉपिंग में मॉल में जाते हैं, हम बच्चे को साथ ले जाते हैं, बच्चे का भी डाटा उसमें आ जाता है। बच्चा 3 साल का होता है तो प्ले स्कूल वाले और कौन लोग का उनके मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि भाई आप किस स्कूल में पढ़े हुए, हमारे आओ, हमारा प्ले स्कूल में आओ। अब इसमें अब मैं कह सकता हूं कि इस ब्रेन मैपिंग संस्था जो मैसेज करती है, उसमें सबसे बड़ा रोक हो जाएगा। और इस विधेयक के बाद बच्चों के व्यक्तिगत डाटा लेने के लिए, व्यक्तिगत डाटा लेने के लिए आप थैंक यू वेरी मच। मैं आज इस सदन में अपना पक्ष, माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद आपका। इतना डिस्टर्बेंस करते हुए भी माननीय सांसदों ने इतने अच्छे सुझाव दिए, इतने विषय रखे। मैं बहुत संक्षिप्त में सभी विषय को कवर करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, पहले एक विषय आया कि क्या हार्म की डेफिनेशन है। सेक्शन 2B में लॉस की डेफिनेशन की हुई है, उस लॉस से कंपनसेशन की पूर्ति हो सकती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के द्वारा। दूसरा विषय आया बच्चों की उम्र के विषय में। अध्यक्ष जी, बहुत क्लियर इसमें प्रोविजन रखे गए हैं कि ग्रेडेड वे में एज के हिसाब से किन ऐप्स को बच्चे यूज कर सकते हैं, किन ऐप्स को नहीं करना चाहिए, उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें की गई है। तीसरा विषय है माता पिता का कंसेंट लेना, उनकी परमिशन लेना। आज बहुत सारे डिजिटल माध्यम हमारे पास आ चुके हैं, जैसे डिजी लॉकर है, उनके जरिए से माता पिता की परमिशन भी ली जा सकती है।
चौथा विषय है राइट टू बी फॉरगॉटन। ये सेक्शन 12 में राइट ऑफ इरेजर के नाम से है। राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी इरेजर करीब करीब समान है। सातवें विषय है माननीय अध्यक्ष जी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की इंडिपेंडेंस का। अध्यक्ष जी, इंडिपेंडेंस आती है कानून से, इंडिपेंडेंस आती है कि जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कोई चेंज न कर पाए। इन सब चीजों की व्यवस्था इस बिल में बहुत क्लियरली की गई है। सेक्शन 28 बिल का क्लियरली कहता है दी बोर्ड विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। और कुछ विषय लेके आए कुछ मान्यवर सदस्य रूल्स के बारे में कि कितना प्रिस्क्रिप्शन एज में भी प्रिस्क्राइब रखा हुआ है। मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर रितेश जी को कहना चाहूंगा कि रूल मेकिंग पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है। अगर संसद ने कानून की कोई बाउंड्री डिसाइड की तो रूल उसी कानून की बाउंड्री के अंदर ही बनेंगे और रूल को पार्लियामेंट में भी पेश करना पड़ता है। तो ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है और ये व्यवस्था 70 साल से बहुत अच्छे से टाइम टेस्टेड व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात की गई। सेक्शन 16 में बहुत क्लियर प्रोविजंस है कि जो सेक्टर अपने सेक्टोरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलेशंस बनाना चाहे उसमें सेक्टोरल रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। ये बिल एक हॉरिजॉन्टल व्यवस्था है, यानी विभिन्न सेक्टर के ऊपर इसका प्रभाव है, लागू होती है। हर सेक्टर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज की अपनी रिक्वायरमेंट है। उन सब रिक्वायरमेंट्स को अपने अपने सेक्टर के हिसाब से रेगुलेशंस लाने का अधिकार रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आरटीआई के बारे में मैंने ओपनिंग स्पीच में बोला था। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, कुछ व्यवस्था ऐसी है जिसमें कहा गया कि बोर्ड में कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है। बोर्ड के ऊपर अपीलेट बॉडी है टीडीसैट। टीडीसैट का चेयरमैन एक जुडिशियल मेंबर होता है और टीडीसैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो हर एक क्लियरली डिफाइंड व्यवस्था है। जिस व्यवस्था में एक जुडिशियल पद्धति के जरिए से कोई भी व्यक्ति अपनी ग्रीवेंस का रिप्रेजेंट कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। कुछ मान्यवर सदस्यों ने केवल रिटोरिक के माध्यम से बातें कही है। अगर उनको और कोई विषय रहा तो जरूर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष, I rise to move an amendment to the Digital Personal Data Protection Bill 2023 on page 14, line 30 for section 36. Kindly substitute section 37. प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री सौगत राय, अपने नहीं उठा रहे हो। श्री आलोक कुमार सुमन, श्री एम आरिफ, ठीक है। श्री एनके प्रेमचंद्रन जी नहीं उठा। प्रश्न है कि श्री एनके प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 39 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ, नहीं वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 विधेयक का अंग बने। श्री सौगत राय, संशोधन संख्या 9 नहीं। श्री आलोक कुमार, संशोधन संख्या 18। श्री आलोक कुमार सुमन, हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आपका नहीं है। आपको बाद में मौका मिलेगा। प्रश्न है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ।
खंड 3 विधेयक का अंग बना। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी। प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 40 और 41 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 4 विधेयक का अंग बने। श्री आलोक कुमार सुमन जी। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन। प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंद्रन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 42 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 विधेयक का अंग बने। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी। प्रश्न है कि श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 43 और 45 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 6 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 6 विधेयक का अंग बना। श्री आलोक कुमार सुमन जी। श्री बेनी बेहनन जी। संशोधन संख्या 22। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी। प्रश्न है कि एन.के. प्रेमचंद्रन जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 46 से 56 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ, नहीं वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 7 और 8 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 7 और 8 विधेयक का अंग बने। श्री आलोक कुमार सुमन जी। श्री बेनी बेहनम जी। प्रश्न है कि खंड 9 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 9 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह कि खंड 10 और 11 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 10 और 11 विधेयक का अंग बने। श्री सौगत राय नहीं। प्रश्न है कि खंड 12 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 12 विधेयक का अंग बने। श्री सौगत राय। प्रश्न है कि खंड 13 से 15 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ,
हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 13 से 15 विधेयक का अंग बने। श्री सौगत राय जी, प्रश्न यह है कि 16 और 17, खंड 16 और 17 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इनके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 16 और 17 विधेयक का अंग बने। श्री सौगत राय, प्रश्न है कि खंड 18 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 18 विधेयक का अंग बने। श्री सौगत राय जी, श्री बेनी बेहनान जी, प्रश्न यह है कि खंड 19 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 19 विधेयक का अंग बने। श्री सौगत राय जी, श्री एम आरिफ जी, प्रश्न है कि खंड 20 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 20 विधेयक का अंग बने। डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी, प्रश्न है कि खंड 21 से 26 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 21 से 26 विधेयक का अंग बने। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 1। Honorable Speaker, sir, I rise to move an amendment to the Digital Personal Data Protection Bill 2023 on page 14, line 30 for section 36, kindly substitute section 37. प्रश्न है कि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 27 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो नहीं कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 27 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 28 से 32 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 28 से 32 विधेयक का अंग बने। श्री कुरियाकोस जी, संशोधन संख्या 16। प्रश्न है कि खंड 33 से 43 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 33 से 43 विधेयक का अंग बने। श्री बेनी बेहनान जी, प्रश्न है कि खंड 44 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 40 विधेयक का अंग बने। प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अनुसूची विधेयक का अंग बनी। श्री एम.के. प्रेमचंद्रन जी, प्रश्न यह है कि श्री एम.के. प्रेमचंद्रन जी द्वारा
प्रस्तुत संशोधन संख्या 37 और 38 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ, नहीं वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। श्री मेहताब जी, मेहताब जी, भर्तृहरि मेहताब जी। Thank you, sir. It is said, new dawn for data protection. But I would say, in Odia, a line is there. Nahi mamu tharu kona mamu bhalo. Without having an uncle, it is better to have a one-eyed uncle. But I have two queries to ask. This bill is not about data protection, but about data processed. The question that I would like to ask is, why don't we build an independent regulator? What provision is being made for independent regulator? The regulator that you have is not independent. Second, how you are going to build an independent regulator? Second point is, there is need for clarity and checks on cross-border data transfer restrictions. That has not been discussed today. Neither the bill is very clear about it. I would like to understand from the minister. सारे विषय पहले लिए जा चुके हैं। With your permission, Adhyaksh ji, I rise to move that the Digital Personal Data Protection Bill 2023 as amended. मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the Digital Personal Data Protection Bill 2023 as amended be passed. प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए, यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। श्री अधीर रंजन चौधरी जी, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है। सर, हेलो, अगर आप बात करना चाहते हो तो अपने अपने मेंबर को उनके स्थान पर वापस कर दो, वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। सर, एक बात पहले कहना चाहता हूं आपको, हमारा बात कम से कम रखने दिया जाए और वो भी शांति से। हेलो, आपका नियम बताइए। आपकी तरफ से सर, आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं लगा जाए, ये मेरा दरखास्त है। नियम बताइए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर अंडर रूल 353। Sir, it is clearly stated that no allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the speaker and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply. मेरा सवाल ये है कि हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी सदन में बैठे थे। हमने आपकी बात सुनी सर, राहुल गांधी जी के खिलाफ हमने आपकी बात सुनी। बोलने नहीं देते सर, क्या करें सर, बोलने नहीं देते सर। राहुल गांधी जी के खिलाफ बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर
बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर ओछी तरीके से घटिया टिप्पणी किए गए हैं, उनकी छवि को धूमिल करने के लिए, और वो भी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से। सर ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं आपको जवाब देता हूँ, द पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बी रेज इन रिलेशन टू द बिजनेस बिफोर द हाउस एट मोमेंट। आज बिल पारित हो रहा है तो ये अप्रस्तुत है। आइटम नंबर 17 अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ से बात। स्पीकर सर, with your kind permission, I rise to move that the Anusandhan National Research Foundation Bill 2023 be taken into consideration. कौन बोले? है और जो माननीय सदस्य आज हाउस में जिन्होंने अनुपस्थित रहने का निर्णय किया है, मुझे विश्वास है एक दिन वो इस बात पर पछताएंगे कि ये बिल 75 बरस के बाद पहली बार इस सदन में लाया जा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 75 बरस भी इस तरह का बिल आएगा। सो इट इज इन अ वे history in making. The choice is left to us whether we make it a part of, whether we make ourselves part of the history or deprive ourselves of this historic opportunity in the history of India's parliamentary proceedings. आपने जैसा जानते हैं कि पिछले 8-9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को एक भौगोलिक भूमिका निभाने का अवसर मिला है। आज देश विदेश में भारत का लोहा माना जा रहा है, और ये मुख्यतः इस कारण संभव हुआ कि विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रतिभा, भारत की क्षमता, भारत का सामर्थ्य पहली बार दुनिया के सामने आया है। और इससे ये भी प्रमाणित होता है कि हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स की कभी कमी ना थी, प्रतिभा की कमी ना थी, योग्यता की कमी ना थी, मेहनत करने का मादा कभी कम ना था। हमारे युवा वैज्ञानिकों में आंखों में सपने भी थे। आपने देखे होंगे वो चित्र सारा भाई के, जब वो बाईसाइकिल के कैरियर पर अपना लॉन्चर व्हीकल लेकर के जाते थे। तो शायद अभाव इस बात का था कि नीति निर्धारित करने वालों के स्तर पर या नेतृत्व में शायद उस प्रकार का सहयोग, उस प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं थी। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज प्रोवाइडेड एन इनेबलिंग मिलियो, जिसमें हर प्रकार की क्षमता को अपनी पूर्ण योग्यता के अनुसार उसे आउटलेट मिला। और ये इसलिए संभव हुआ कि इन गत 9 वर्षों में प्रधानमंत्री ने अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए, बहुत सारी पुरानी बंदिशों को तोड़ डाला। मैनी टैबूज ऑफ द पास्ट वर ब्रोकन। अंतरिक्ष को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया। आज नतीजा यह कि 150 से अधिक स्टार्टअप इसरो में काम कर रहे हैं। और भले ही हमारी अंतरिक्ष की यात्रा उस समय संभव आरंभ हुई थी जब